सुमन जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो उसका देवर उसके सिर के ऊपर आकर खड़ा हो जाता। लेकिन सुमन कभी कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अब घर का सारा जिम्मा उसके देवर पर ही था। सुमन का देवर दिखने में बहुत हैंडसम था, लेकिन सुमन ने कभी भी मर्यादा की सीमाएं लांघने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा रिश्तों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए खुद को पीछे ही रखती थी। एक रात जब दोनों ही घर पर अकेले थे और सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, तभी उसका देवर कमरे में आ गया। उसने बच्चे को सुमन से लेकर गोद में ले लिया। सुमन देखने में बेहद सुंदर थी। उसकी खूबसूरती को देखकर उसके मम्मी पापा हमेशा चिंतित रहते थे कि कहीं उसकी सुंदरता पर कोई गलत नजर न डाल दे। इसीलिए सुमन के मम्मी पापा ने 17 साल की उम्र से ही उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। मगर सुमन इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वह पहले से ही किसी को दिल दे बैठी थी। सुमन तरुण से प्रेम करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन उसके मम्मी पापा को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि तरुण साधारण कदकाठी का था और सुमन बेहद खूबसूरत। सुमन के माता पिता उसके लिए हट्टा कट्टा, अमीर और शानदार लड़का ढूंढ रहे थे, मगर तरुण उन्हें कमजोर और साधारण दिखता था। जबकि ऐसा नहीं था, बस वे अपनी जिद थोपना चाहते थे। सुमन के पापा बहुत सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर सुमन ने तरुण से शादी की तो मायके के दरवाजे हमेशा के लिए उसके लिए बंद हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर तरुण के घर वाले इस शादी से खुश थे। तरुण की मां मानती थी कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं। तरुण के परिवार में सिर्फ उसकी मां, छोटा भाई और वही रहता था। सुमन चाहती थी कि उसकी शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। अंततः सुमन को अपने परिवार के खिलाफ जाकर तरुण से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद जब सुमन अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास ने प्यार से समझाया, बिल्कुल भी परेशान मत होना, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मगर सुमन जानती थी कि उसके पिता इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उसकी एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी भी उसके पिता जल्द कर देना चाहते थे। मगर सुमन के इस कदम के कारण अब उसकी बहन के रिश्ते में भी अड़चनें आ सकती थीं। सुमन ने सोचा था कि तरुण से शादी के बाद सब अच्छा होगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी का दिन पूरे घर में धूमधाम से मनाया गया। घर फूलों और रोशनी से जगमगा रहा था। सुमन की सास बहुत खुश थी और उन्होंने पूरी रस्म रिवाज से शादी करवाई थी। मगर सुमन के दिल में हल्की सी घबराहट बनी हुई थी। हर लड़की की तरह उसके मन में भी सवाल उठ रहे थे कि उसके ससुराल वाले कैसे होंगे। फिर भी वह मन को समझा रही थी कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। तरुण का परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन बहुत ही प्यार करने वाला। ससुराल पहुंचने पर सास और देवर ने सुमन का भव्य स्वागत किया। शादी का सपना तो पूरा हो गया था, मगर अब सुहागरात की घड़ी आ चुकी थी। सुमन के दिल में भी अनगिनत अरमान पल रहे थे। जब वह अपने कमरे में जाने लगी तो सास ने उसे एक दूध का गिलास देते हुए कहा, बिटिया, यह शुभ होता है। जब तरुण कमरे में आए तो तुम दोनों इसे साथ में पी लेना। सुमन मुस्कुराकर सिर हिला दी और कमरे में चली गई। कमरे में चारों ओर फूलों की सजावट थी। सुमन ने दूध का गिलास टेबल पर रखा और घूंघट निकालकर बिस्तर पर बैठ गई। भले ही तरुण से उसकी लव मैरिज थी, मगर आज उसे भी घबराहट हो रही थी। शादी से पहले दोनों ने घंटों बातें की थीं, लेकिन आज शब्द जैसे गुम हो चुके थे। तभी दरवाजा खुला और तरुण कमरे में आया। उसे देखकर सुमन की धड़कनें तेज हो गईं और माथे पर पसीना छलक आया। तरुण धीरे से सुमन के पास आकर बैठ गया। उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों में थामते हुए कहा, क्या हुआ सुमन? तुम आज कुछ ज्यादा ही घबराई हुई लग रही हो। फिर बड़े ही स्नेह से उसने कहा, सुमन, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं। मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें हर हाल में खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। सुमन उसकी आंखों में झांकती रही। तरुण की आंखों में उसे अपने लिए अपार प्रेम और सच्ची भावना दिखाई दे रही थी। उसकी घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। तरुण ने उसे अपने गले से लगा लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमट गए। उस रात दोनों के बीच जो प्यार भरी बातें हुईं, उसे शब्दों में पिरोना मुश्किल था। पूरी रात वे एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहे।
सुबह दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से सुमन की नींद टूटी। बाहर उसकी सास खड़ी थीं। सास ने कहा, सुमन बेटा, सुबह हो गई है, जल्दी तैयार हो जाओ। आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है, मेहमान आने वाले होंगे। और हाँ, तरुण को भी उठा देना। सास के जाने के बाद सुमन ने दरवाजा बंद किया और तरुण को उठाने लगी। तरुण ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, थोड़ी देर और सोने दो ना सुमन, तुम भी आकर लेट जाओ। कहते हुए उसने सुमन को फिर से अपनी बाहों में भर लिया। सुमन ने हल्की हंसी के साथ कहा, अरे नहीं, माँ जी अभी अभी आई थीं, हमें जल्दी तैयार होना है। मगर तरुण की शरारतें खत्म नहीं हो रही थीं। उसने एक बार फिर सुमन को अपने पास खींच लिया और दोनों कुछ देर और प्यार भरे पल जीने लगे। कुछ समय बाद सुमन ने खुद को संभाला, नहाकर सुंदर सी साड़ी पहनी और तैयार हो गई। तरुण भी तैयार होकर हॉल में आ गया। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे थे। दोनों ने पहले साथ में नाश्ता किया, फिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। हर महिला सुमन की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी, लेकिन तभी सुमन ने महसूस किया कि उसका देवर उसे कुछ अजीब नजरों से देख रहा है। उसने मन ही मन इसे नजरअंदाज किया, सोचा, शायद पहली बार देख रहा है, इसलिए यूं देख रहा होगा। दिन भर की रस्मों और प्यार भरे पलों के बाद रात को सुमन बहुत खुश थी। उसका हर सपना जैसे सच हो गया था, मगर दिल के किसी कोने में उसे अनजाना डर भी सता रहा था, कहीं उसकी खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। 6 महीने बाद तरुण काम के सिलसिले में दूसरे शहर गया था, लेकिन रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर सुनकर सुमन की दुनिया उजड़ गई। जिस इंसान ने उसे 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था, वो इतनी जल्दी उसे छोड़कर चला गया। शाम को जब तरुण का शव घर आया, तो सुमन खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी सास भी बेटे का शव देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। सुमन के मम्मी पापा भी सब कुछ भुलाकर अंतिम संस्कार में पहुंचे। सुमन अपने मम्मी पापा से लिपटकर रोते हुए कहने लगी, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी पूरी नहीं हो पाई पापा। शायद इसीलिए। माँ ने सुमन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, माँ बाप चाहे जितने भी नाराज हों, लेकिन अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देते। ये सब तो भगवान की मर्जी है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। फिर इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया और सुमन के मम्मी पापा एक बार फिर से सुमन से मिलने उसके घर आ गए। तब सुमन अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर उनकी ओर जा रही थी कि तभी अचानक उसे चक्कर आ गया और वह बेहोश हो गई। जब सुमन की आंख खुली तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। सुमन के होश में आते ही डॉक्टर उसे देखकर कहने लगी कि आज से आपको अपनी सेहत का और भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप मां बनने वाली हैं। ये खबर सुनकर सुमन को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या दुखी। पहले तो वो खुश हुई, लेकिन फिर यह सोचकर उसे दुख भी हुआ कि उसके होने वाले बच्चे के सर पर उसके पिता का सहारा ही नहीं है। इस खबर से सुमन के मम्मी पापा भी उदास दिख रहे थे, लेकिन सुमन की सास ये खबर सुनकर बहुत खुश नजर आ रही थी। सुमन की सास उसे कहने लगी कि यह बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, तो तुम अपना और अपने आने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो। फिर जब सुमन को हॉस्पिटल से घर लाया गया, तो उसकी सास ने उसकी नज़र उतारकर फिर से एक बार उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। इतने दिनों के बाद सास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सुमन भी अंदर से बहुत खुश हुई थी, लेकिन यह पल भर की खुशियां गम में बदल गई जब सुमन के मम्मी पापा उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आए थे। सुमन के मम्मी पापा कहने लगे कि तुम्हारी उम्र अभी बहुत ही छोटी है और तुम्हारे आगे पहाड़ जैसी जिंदगी अभी बाकी पड़ी है, जिसे अकेले गुजारना बहुत ही मुश्किल है। तुम यह बच्चा गिरवा दो, हम तुम्हारी फिर से एक अच्छे घर में शादी करवा देंगे। बच्चा गिरवा देने की बात सुनकर सुमन की सास का चेहरा उतर गया और वह कहने लगी कि ये बच्चा मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। सुमन बेटा, इसे मत गिराना। अपनी सास का अपने बेटे के लिए प्यार देखकर सुमन के दिल में भी अपने बच्चे के लिए ममता जाग उठी और उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि वह इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। भले ही तरुण अब उसकी जिंदगी में नहीं रहा, लेकिन वह अपनी पूरी जिंदगी अपने आने वाले बच्चे के सहारे गुजार लेगी। सुमन की यह बात सुनकर सुमन के पापा उस पर गुस्सा होने लगे और कहने लगे कि तू अभी छोटी है, तुझे अभी दुनिया की समझ नहीं है,
एक अकेली औरत के लिए इतने छोटे से बच्चे को पालना बहुत मुश्किल होता है, और इस बच्चे का खर्चा, उसका पढ़ना लिखना, ये सब तुम अकेली कैसे कर पाओगी? ये सुनते ही सुमन की सास ने कहा, संभी जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। एक बार ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर मैं सुमन की शादी अपने छोटे बेटे करण से करवा दूंगी। जब सुमन की सास ने यह बात उसके पापा से कही, तो सुमन बड़ी हैरत से अपनी सास की तरफ देख रही थी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी उसे इस मोड़ पर ले आएगी, लेकिन वह बेचारी बेसहारा, अब उसके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जब सुमन की सास ने अपने छोटे बेटे से सुमन की शादी की बात कही, तो सुमन के मम्मी पापा यह बात सुनकर संतुष्ट हो गए और कहने लगे, ठीक है, अगर सुमन की शादी आपके छोटे बेटे करण से हो जाती है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना कहकर सुमन के मम्मी पापा ने सुमन को अपने सीने से लगाया और उसे आशीर्वाद देकर अपने घर वापस चले गए। सुमन भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर अपने पति तरुण को याद करने लगी कि अगर आज वह जिंदा होता तो अपने बच्चे की खबर सुनकर कितना खुश होता। लेकिन किस्मत में ऐसा कुछ भी लिखा था, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन अब सुमन को अपने बच्चे की खातिर जीना ही पड़ेगा। यही सोचकर अगले दिन से सुमन ने अपने आप पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। सुमन अच्छा पौष्टिक खाना खाती और एक्सरसाइज भी करती थी। तरुण की मौत के बाद घर का सारा खर्चा अब सुमन का देवर ही चला रहा था। सुमन का देवर एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी थी। सुमन की उससे ज्यादा बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि वह हमेशा अपने काम में बिजी रहता था। अपने देवर को देखकर सुमन के मन में कई बार यह ख्याल भी आता कि क्या उसका देवर उससे शादी करेगा भी या नहीं। लेकिन फिलहाल तो सुमन के मन में भी उसके लिए कोई जज्बात नहीं थी। वह तो बस ये शादी अपने बच्चे के लिए कर रही थी। प्रेगनेंसी के दौरान सुमन की सास दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती और सुमन से कोई काम भी नहीं करवाती थी। इसी तरह 9 महीने गुजर गए और फिर सुमन की डिलीवरी का दिन भी आ गया। सुमन ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया और उस बच्चे को देखकर सुमन की सास तो इतनी खुश हो गई कि उन्होंने आस पड़ोस में दिल खोलकर मिठाइयां बांटी। जब सुमन को हॉस्पिटल से घर लाया गया, तो उसकी सास ने उसके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने एक बार फिर से सुमन का और उसके बेटे का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। नाती की पैदाइश की खुशी में पूरा घर खुशियों से भर गया। सुमन के मम्मी पापा भी उसे मिलने के लिए सुमन के ससुराल आए थे। वो लोग भी सुमन के बेटे के लिए काफी सारे खिलौने और ढेर सारे कपड़े लेकर आए थे, जिन्हें देखकर सुमन बहुत खुश हुई थी। ये सब देखकर सुमन फिर एक बार तरुण की याद में खो गई और सोचने लगी कि आज अगर तरुण जिंदा होते तो वह भी अपने बेटे के लिए इसी तरह ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आते। यही सोचकर सुमन की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए एक बार फिर से अपने आप को संभाल लिया। सुमन के मम्मी पापा ने सुमन की सास से कहा कि अब सुमन की डिलीवरी हो चुकी है, तो अब जैसे आपने कहा था, अब आपको अपने छोटे बेटे आरव की शादी मेरी बेटी से करवा देनी चाहिए। ये सुनते ही सुमन की सास ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे अपना वादा याद है, मैं जल्द ही इन दोनों की शादी करवा दूंगी। दिन यूं ही गुजरते गए और अब सुमन को भी चिंता सताने लगी, कहीं आरव इस शादी से इनकार ना कर दे, क्योंकि सुमन ने आज तक कभी भी उसके मुंह से शादी की बात नहीं सुनी थी। अगर आरव शादी से पीछे हट गया, तो वह कहाँ जाएगी और कौन उसे और उसके बच्चे को अपनाए। यही चिंता अब दिन रात सुमन को सताने लगी थी। फिर एक रात जब सुमन पानी पीने के लिए उठी, तो उसने देखा कि सास के कमरे से किसी के बोलने की आवाजें आ रही थीं। जब वह कमरे के नजदीक पहुंची और उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना, तो उसकी सास आरव को सुमन से शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन आरव शादी के लिए इनकार कर रहा था। आरव अपनी मां से कह रहा था कि वह तो सुमन को भाभी मानता है, तो फिर वह सुमन से शादी कैसे कर सकता है। लेकिन सुमन की सास अपने बेटे आरव को सुमन से शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। सुमन की सास आरव से कहने लगी कि अगर तुम उसे नहीं अपनाओगे, तो वह मेरे तरुण की आखिरी निशानी को लेकर चली जाएगी, और मैंने उसके मम्मी पापा को जुबान दी है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। सुमन की सास अपने बेटे आरव से मिन्नतें करने लगी। आरव, बेटा मान जाओ, तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारे भाई के बेटे को एक पिता का साया मिल जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई के बेटे को एक अच्छी जिंदगी मिले
और तुम्हारे भाई तरुण की आत्मा को शांति मिले। सुमन की सास आरव को समझा रही थी, लेकिन जब आरव ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, तो उसकी खामोशी को सुनकर सुमन चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई। आज सुमन फिर से तरुण को याद करते हुए अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। उसे इन सारी बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसकी जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही लिखी हुई थीं। सुमन ने अपनी जिंदगी को लेकर क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन वह सारे ख्वाब तो पूरे होने से पहले ही टूट चुके थे। अब वह अपने बेटे को लेकर कहाँ जाएगी? अब कौन उसे और उसके बेटे को अपनाए? यही सोचते हुए और रात भर रोते रोते कब उसे नींद आ गई, पता ही नहीं चला। फिर जब सुबह सुमन की आंख खुली और वह उठकर कमरे से बाहर आई, तो देखा कि पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। जब सुमन ने अपनी सास से इसकी वजह पूछी, तो उसकी सास कहने लगी कि आज तुम्हारी और आरव की शादी है। यह सुनकर तो सुमन बिल्कुल ही चौंक गई और सोच में पड़ गई। तो फिर रात को जो उसने सुना था वह क्या था, और आरव इतनी जल्दी शादी के लिए मान कैसे गया? लेकिन इस बारे में सुमन अपनी सास से कोई सवाल नहीं कर पाई। सुमन की सास ने सुमन के हाथों में शादी का जोड़ा दिया और कहा कि यह शादी का जोड़ा लो और जाकर तैयार हो जाओ। शादी का जोड़ा देखकर सुमन फिर से तरुण की याद में खो गई कि काश तरुण आज हमारे बीच जिंदा होता। लेकिन अब किस्मत का लिखा भी कौन टाल सकता है? सुमन आज दूसरी बार शादी का जोड़ा पहन रही थी, लेकिन आज यह जोड़ा पहनकर उसे अपनी किस्मत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सुमन जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, तो उसकी सास ने उसे मंडप में बिठा दिया। सुमन की नजर जब मंडप में बैठे हुए आरव पर पड़ी, तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी और वह चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो यह शादी मजबूरी में कर रहा था। लेकिन फिर मजबूरी से सुमन को याद आया कि मैं भी तो यह शादी मजबूरी में ही कर रही हूं। बड़ी ही सादगी के साथ सुमन की और आरव की शादी हो गई, और फिर उन दोनों ने सभी बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। सास ने जब सुमन को आरव के कमरे में भेजा, तो उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि पता नहीं आज आरव का बर्ताव उसकी तरफ कैसा होगा। आज की रात सुमन के लिए उसकी जिंदगी की सबसे अजीब रात होने वाली है। ये सोचकर उसे बहुत चिंता भी हो रही थी। सुमन चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई और इंतजार करते करते रात के 2 बज गए, लेकिन आरव अभी तक कमरे में नहीं आया था। फिर जब आधे घंटे बाद आरव कमरे में दाखिल हुआ, तो सुमन को जागता हुआ देखकर भी उसने सुमन से कोई बात नहीं की। सुमन भी उससे कुछ न बोली, क्योंकि उसे भी बहुत उलझन हो रही थी, क्योंकि आज उनके बीच का रिश्ता बदल गया था। पहले जब वह दोनों देवर भाभी थे, तब भी उनके बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। आज तो वो दोनों पति पत्नी थे, लेकिन फिर भी उन दोनों में पति पत्नी वाले जज्बात बिल्कुल भी नहीं थे। आरव ने चुपचाप से जाकर बिस्तर से अपना तकिया उठाया और जाकर बालकनी में लेट गया। आरव के इस तरह के व्यवहार से सुमन को बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर भी उसने आरव से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब सुमन की आंख खुली, तो आरव सुमन से पहले ही कमरे से जा चुका था। सुमन जानती थी कि इस रिश्ते को अपनाना आरव के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन साथ साथ वह यह भी मानती थी कि इस तरीके से बात न करने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला था। सुबह उठते ही सुमन की सास ने सुमन का बेटा उसके हाथों में दिया और कहा कि रात भर तो मुन्ना आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठते ही ये रोने लगा है। सुमन ने अपनी सास से कहा कि शायद इसे भूख लगी होगी, और फिर सुमन ने तुरंत ही अपने बेटे को सीने से लगाया और दूध पिलाने लगी। सुमन जब अपने बेटे को दूध पिला रही थी, तब आरव कमरे में दाखिल हुआ, तो उसने अपने बेटे को अपने से दूर कर लिया। शायद सुमन को शर्म आ रही होगी, क्योंकि इससे पहले सुमन कभी भी ऐसी हालत में आरव के सामने नहीं थी। आरव ने भी सुमन को देखकर अपनी गर्दन नीचे झुका ली। शायद वो भी अनजाने में इस वक्त वहां आ गया था। आरव और सुमन का रिश्ता कब ठीक होगा और उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं, यह तो वह दोनों भी नहीं जानते थे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अब आरव सुमन के बेटे को खूब प्यार करने लगा था। उसके लिए नए नए खिलौने लेकर आता और उसे बिल्कुल पिता जैसा प्यार भी दे रहा था। लेकिन सुमन और आरव के बीच अभी तक कोई भी रिश्ता नहीं जुड़ा था। एक रात सुमन की तबीयत ठीक नहीं थी
और उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। तभी उसका बेटा भूख की वजह से खूब जोर जोर से रोने लगा, तो वह उसे अपना दूध पिलाने लगी। तब आरव सुमन के सिर पर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सुमन को शर्म सी महसूस हुई। लेकिन जब आरव वहां से वापस नहीं गया, तो सुमन को आरव की नजरें कुछ ठीक नहीं लगी। सुमन ने गुस्से से आरव की तरफ देखा, और इससे पहले कि वह कुछ बोलती, आरव ने सुमन से उसका बेटा अलग कर दिया, और फिर जो कहा वो सुनकर तो सुमन चौंक गई थी। आरव ने सुमन से कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इतना ही कहने आया था कि आपको बहुत तेज बुखार है, तो आप अपनी बीमार हालत में मुन्ना को अपना दूध ना पिलाएं, नहीं तो मुन्ना पर भी इसका असर पड़ेगा। इतना कहकर वह सुमन के बेटे को बाहर ले गया और खुद ही पाउडर वाला दूध बनाकर उसे पिलाने लगा। ये सुनकर सुमन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि आरव सही कह रहा था। सुमन भी तुरंत ही उठकर बाहर गई, तो उसने देखा कि आरव खुद उसके बेटे को पाउडर वाला दूध पिला रहा था। जब सुमन आरव से माफी मांगने के लिए आगे बढ़ी, तो आरव गुस्से से उठकर वहां से जा चुका था। सुमन और आरव के बीच की दूरियां अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं, लेकिन आरव की आज की इस हरकत से सुमन को इतना तो पता चल चुका था कि आरव उसके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आरव और सुमन की शादी को पूरा 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन वह दोनों अभी भी एक कमरे में रहकर भी अलग अलग ही सोते थे। आरव सोफे पर सोता था और सुमन अपने बेटे के साथ बिस्तर पर सोती थी। एक दिन सुमन की सास उसके कमरे में आई और कहने लगी, बहू, क्या आरव और तुम इस शादी से खुश हो? तो सुमन ने सिर हिला दिया। फिर उसकी सास कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन गया है? सुमन अपनी सास की बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी कि वह क्या पूछना चाह रही थी, इसलिए सुमन ने गर्दन झुकाकर ना में सिर हिला दिया। यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, तुम्हारी शादी को पूरा 1 महीना हो गया है और तुम दोनों के बीच अभी तक पति पत्नी का रिश्ता नहीं जुड़ा। यह तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तो लगा था कि शायद आरव शादी के बाद खुद ब खुद तुझे समझेगा, क्योंकि अब तुम दोनों पति पत्नी हो, तो कभी ना कभी तो तुम्हें इस रिश्ते की शुरुआत करनी ही होगी और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर सुमन को भी ऐसा लगा कि उसकी सास जो कह रही है वह ठीक ही कह रही है। इसीलिए आज रात को सुमन कमरे में बैठकर आरव का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब आरव कमरे में आया, तो सुमन को अपना इंतजार करते देखकर चौंक गया। सुमन ने आरव से कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनकर आरव ने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। सुमन ने धीमी मगर कांपती आवाज में कहा, कब तक यूं ही चलता रहेगा आरव? कब तक हम एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे? हमारी शादी को पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन हमारे बीच अब तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं बना। माँ भी इस बात को लेकर हर पल परेशान रहती है। सुमन की ये बातें सुनकर आरव का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने तेज आवाज में कहा, मैंने ये शादी सिर्फ माँ के कहने पर की थी, ताकि तुम मुन्ने को उनसे दूर ना ले जाओ। सुमन ने आरव का हाथ पकड़कर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव ने झटक कर कहा, मुझसे कभी भी दोबारा हाथ लगाने की कोशिश मत करना सुमन। मैंने ये शादी सिर्फ अपने भाई के बेटे के लिए की है, ताकि मैं उसे पिता का प्यार दे सकूं, मगर मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को कभी आगे नहीं बढ़ा सकता। इतना कहकर आरव गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन दरवाजे के पास खड़ी उसकी माँ, जो ये सारी बातें सुन चुकी थीं, ने आरव का हाथ पकड़ लिया और अपने कमरे में ले गईं। उधर सुमन कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही उसकी किस्मत थी? काफी देर तक यूं ही आंसू बहते रहे। फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए और मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अब इस रिश्ते को और नहीं निभा पाऊंगी। तलाक लेकर इस बंधन से खुद को भी और आरव को भी आजाद कर दूंगी। उसे पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी में कई मुश्किलों और चुनौतियों को खड़ा करेगा, लेकिन अब वो हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार थी। यूं ही बैठे बैठे कब रात के 2 बज गए, उसे खुद भी पता नहीं चला। रात को जब आरव कमरे में लौटा, तो सुमन ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, कल हम तलाक की प्रक्रिया शुरू कर देंगे, ताकि तुम्हें भी इस मजबूरी से आजादी मिल जाए और मैं भी अपने बेटे के साथ अपनी जिंदगी जी सकूं। ये सुनकर आरव एक पल के लिए सन्न रह गया। फिर बिना कुछ बोले सुमन के पास आया,
उसे बेड पर बिठाया और खुद उसके पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। माफ कर दो सुमन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आरव की आवाज कांप रही थी। मैं जानता हूं हमारी शादी किन हालातों में हुई थी। तुम मेरे भाई तरुण की पत्नी थी, मेरी भाभी। इसलिए मैं इस रिश्ते को दिल से अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन मैं सचमुच कोशिश करूंगा। बस थोड़ा वक्त दो। सुमन कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये बदलाव कैसे आया। तभी उसने देखा कि आरव के पीछे उसकी सास खड़ी थीं। सास ने आगे बढ़कर सुमन का हाथ थामा और भावुक स्वर में बोली, सुमन बेटा, मेरी गलती थी। एक बार आरव को मौका दे दो। मैं वादा करती हूं कि आगे से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। आरव ने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, मैंने जो भी किया उसके लिए शर्मिंदा हूं। बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीतना चाहता हूं। आरव की आंखें भर आई थीं। वो अपने भाई तरुण को याद करते हुए बोला, काश आज भाई तरुण जिंदा होते तो शायद ये दिन कभी देखने को नहीं मिलते। हम सब खुश रहते। तरुण का नाम सुनकर सुमन की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने खुद को थोड़ा संभाला और कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। लेकिन जब तक हम पति पत्नी का रिश्ता पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाते, तब तक कम से कम दोस्ती का रिश्ता तो निभा ही सकते हैं। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे कैसे? हमारी चुप्पी ने ही हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी है। इसे मिलकर ही तोड़ना होगा। इतना सुनकर सासू माँ ने सुमन के माथे को चूम लिया और बोली, खुश रहो बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस मेरे बच्चे खुश रहें, मेरे तरुण की आखिरी निशानी मेरे पास रहे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गईं और आरव और सुमन भी अपने कमरे में सो गए। अब आरव का सुमन के प्रति व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। हर दिन वह सुमन से खुलकर बातें करता। उसके बेटे का भी पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगा था। उनके बीच की दूरियां अब मिटने लगी थीं और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। एक दिन आरव सुमन को बाहर घुमाने के लिए ले गया। जब सुमन पहली बार आरव के साथ उसकी बाइक पर बैठी, तो उसके मन में हल्की हिचकिचाहट थी। आरव कभी बाइक को धीरे चलाता, तो कभी अचानक तेज कर देता। कभी कभी अचानक ब्रेक लगाकर सुमन को अपने करीब आने पर मजबूर कर देता। सुमन की नज़र जब बाइक के शीशे पर गई, तो उसने आरव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान देखी। तब वह समझ गई कि आरव ये सब जानबूझकर कर रहा है। सुमन ने भी मुस्कुराकर आरव को पीछे से कसकर पकड़ लिया। आरव के चेहरे पर भी सुकून और खुशी दिखाई दी। दिन भर वे यूं ही घूमते रहे और शाम होते ही घर लौट आए। घर पहुंचते ही सुमन ने देखा कि घर में कोई भी नहीं था। बेटे की चिंता ने उसे बेचैन कर दिया और वह भागती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ गई। पीछे से आरव आवाज देता रहा, सुमन, धीरे चलो। लेकिन बेटे की चिंता में डूबी सुमन दौड़ती ही चली गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी और खुशी से भर उठीं। कमरे में फूलों की बारिश हो रही थी। हर जगह फूल और दियों से सजावट थी। जहां कदम रखती, वहां सिर्फ फूल ही फूल थे। कमरा सुहागरात की रात जैसा सजाया गया था। तभी आरव भी पीछे से आ गया और मुस्कुराकर बोला, तुम तो ऐसे दौड़ी जैसे कोई अनमोल चीज खो गई हो। मैं तो सोच रहा था कि जब तुम्हें यह सरप्राइज दिखाऊंगा, तो तुम्हारे चेहरे पर जो खुशी आएगी वो देखूंगा। लेकिन तुम तो अकेली ही दौड़ आई। सुमन की आंखों में मुस्कान तैर गई। आरव भी हंस पड़ा। फिर दोनों हाथों में हाथ डाले कमरे के अंदर आ गए। आज की रात खास थी, क्योंकि आज फिर से दो दिल एक होने वाले थे। कमरे में बैठते ही आरव ने सुमन से कहा, आज मैं तुम्हें जानबूझकर बाहर घुमाने ले गया ताकि इस सरप्राइज की तैयारी कर सकूं। यह सुन सुमन की आंखों में खुशी चमक उठी। उसने पूछा, माँ और मुन्ना कहाँ हैं? आरव ने मुस्कुराकर कहा, उन दोनों को मैंने मौसी के घर भेजा है। वे सुबह तक वापस आ जाएंगे। अब आरव धीरे धीरे सुमन के करीब आ रहा था, लेकिन सुमन उसे हल्का धक्का देकर दूर भाग गई, क्योंकि उसकी आंखों के इशारे आरव के इरादों को समझा रहे थे। उनकी शादी को 2 महीने बीत चुके थे और आज उनके रिश्ते की असली शुरुआत होने वाली थी। आरव ने जेब से एक अंगूठी निकाली और सुमन की उंगली में पहनाते हुए बोला, सुमन, देर से ही सही, लेकिन अब मैं इस रिश्ते को दिल से निभाऊंगा।
आखिरी सांस तक। सुमन ने तुरंत उसके होंठों पर हाथ रख दिया। आज के बाद कभी भी मरने की बात मत करना। उसकी आंखें भीग गईं। आरव समझ गया कि तरुण को खोने के बाद अब सुमन किसी और अपने को खोना नहीं चाहती। आरव ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, गलती हो गई बाबा। अब ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। बीता वक्त भुलाना तो मुश्किल है, लेकिन एक वादा करता हूं, अब तुम्हारी आंखों में सिर्फ खुशियां होंगी। सुमन की धड़कनें तेज होने लगीं। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कमरे की लाइट बंद कर दी। बड़ी मुश्किलों के बाद आज उनके जीवन की नई शुरुआत हो गई थी। दूरियां प्यार में बदल चुकी थीं और अब वे दोनों इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे के दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई देने लगी थीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके।